Okay class, so in this chapter what we have studied here, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने. ठीक है. Is my voice audible to you? Yes, ma'am. Okay. Okay everyone. So class, in this chapter we had studied, that is what is air and what is the importance. Okay. Sir, वो volume low हो रहा है. Okay. So we have studied the importance of atmosphere in the first paragraph of this chapter, है ना. Atmosphere क्या है, उसकी importance क्या है. Second thing, we had learnt about the composition of the atmosphere. Clear कि atmosphere में कितने सारे gases हैं, कितने कितने amounts में हैं, important gases कौन कौन सी हैं. Third, और उन सारे गैसेस का रोल क्या क्या है, जैसे CO2 का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का. थर्ड पॉइंट, वी हैड स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो 5 लेयर्स हैं, उन लेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं और हमने वहाँ पे क्या क्या होता है उन लेयर्स में. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके नेम्स भी याद रखना. अगेन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. जो डे टू डे एंड आवर टू आवर जो चेंज होता था वो वेदर था, और क्लाइमेट जो लॉन्ग टाइम्स में किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की जो वेदर एक्टिविटीज होती थी जो लॉन्ग टाइम में, वो क्लाइमेट कहलाती थी. ठीक है, हमने टेम्परेचर को भी डिस्कस किया था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर, की हवा में जो हॉटनेस होती है उससे टेम्परेचर डिसाइड होता है. जो गर्मी होती है, जब हवा ठंडी होती है तो टेम्परेचर जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा ठंडा फील होता है, वहाँ पे टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ जाता है. इंसोलेशन हमने बात किया था, और एयर प्रेशर भी हमने व्हाट्सएप क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किया था. अब हम स्टार्ट करेंगे अबाउट विंड. ठीक है, तो विंड के बारे में हम समझते हैं. तो अभी क्या है विंड में कि सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया फ्लो करती है, मूवमेंट होता है एयर का. ठीक है, अब इसको हम एक पिक्चर से समझते हैं. अभी मैं एक पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, इसको समझो. यहाँ पे ये हमारा ग्लोब है. ठीक है, ग्लोब में आपको पता है कि 0 डिग्री जो होता है वो इक्वेटर होता है, और उसके ऊपर 30 डिग्री तक जो होता है वो क्या होता है, 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, लेकिन मैंने 30 तक किया है ताकि आपको और क्लियर रहे. ठीक है, और ये है 30 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में. तो ये पूरा जोन क्या कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन. आपको पता ही है कि ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है कि सनरेज डायरेक्ट आती है. सनरेज डायरेक्ट आने से क्या होता है कि इस जोन में टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई रहता है. टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा उठ के ऊपर जाती है. तो नीचे की जो है, जहाँ पे नीचे अब गर्म हवा तो ऊपर चली गई, तो नीचे क्या है, नीचे हवा है, और वो कौन सी हवा, अब धीरे धीरे नीचे हवा आती है, ठंडी हवा नीचे आ जाती है. तो यहाँ पे क्योंकि गर्म हवा ऊपर चली गई तो यहाँ का एरिया थोड़ा सा खाली हो गया, तो यहाँ पर जो प्रेशर बनेगा हवा का वो क्या होगा, वो लो प्रेशर होगा. जो प्रेशर होगा हवा का वो क्या होगा, प्रेशर लो होगा. लो प्रेशर, टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर लो होगा. ये मैंने आपको कल भी थोड़ा सा बताया था. ठीक है, अब इसमें ये तो ट्रॉपिकल जोन की बात हुई. अगर मैं दूसरे जोन की बात करती हूँ, जैसे मान लो एक और जोन है, हमारे पूरे जो बेल्ट हैं वो 5 हैं. ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं. तो हम क्या यहाँ पे समझ रहे हैं क्लास, देखो. अब जो हमारे जो प्रेशर बेल्ट हैं वो क्या है,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम नीचे अपने डायग्राम से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे विंड जो है वो 3 टाइप ऑफ विंड्स है, परमानेंट, सीजनल एंड लोकल विंड्स। परमानेंट विंड वही होती है जो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करती है पूरे साल, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जैसे वेस्टर्लीज हो गई, ईस्टर्लीज हो गई। अच्छा, ये जो वेस्टर्लीज नाम है, ये ऐसा क्यों नाम पड़ा है विंड का? क्योंकि विंड जिस डायरेक्शन से बहना शुरू होती है, वेस्ट से बहती है तो वो वेस्टर्लीज कहलाती है, ईस्ट से बहेगी तो ईस्टर्लीज कहलाएगी। तो हमारे जो पूरे विंड्स हैं ऑल ओवर द अर्थ, वो उसको 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, परमानेंट विंड, इम्पोर्टेंट, सीजनल विंड एंड लोकल विंड्स। अब जो परमानेंट विंड को मैंने बताया गया कि पूरे साल जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा आपको पता ही है कि ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, इक्वेटर एरिया है, 0 से 30 डिग्री के बीच में। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, आप अच्छे से समझ लेना क्या है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहाँ पे क्या होता है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में हवा, एयर जो है वो हमेशा वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। जैसे देखो ये इधर वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, आप डायरेक्शन देखो वेस्ट की तरफ है, क्लियर। सदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर होती है वो हमेशा ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से हमारा, यहाँ से 0 डिग्री डिवीजन है, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया दोनों हेमिस्फीयर में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ का रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। तो परमानेंट विंड्स जो है उसमें ये वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो इक्वेटोरियल जोन है 0 से 30 डिग्री के बीच में, यहाँ पे कौन सा बेल्ट बनेगा? लो प्रेशर बेल्ट। इक्वेटर पे हमेशा लो प्रेशर बेल्ट बनेगा। ऐसा इसलिए बनेगा क्योंकि हवा यहाँ की गर्म होती है, गर्म हवा ऊपर चली जाती है। अच्छा, और फिर वो जगह खाली हो जाती है और फिर क्या होता है, प्रेशर वहाँ का लो हो जाता है, क्योंकि हवा के दबाव से जो एयर का वेट होता है वही प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर तो लो है, उसके ऊपर जो बेल्ट है जो कि 30 डिग्री से ऊपर वाला जो बेल्ट होता है वो क्या कहलाता है? उसको हम 30 से 35 डिग्री के बेल्ट को कहते हैं, ये वाला जो, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल। उसमें लिखा हुआ है आपके डायग्राम में सब ट्रॉपिकल। तो एक अगर लो बन रही है नीचे तो उसके ऊपर वाला जो बेल्ट होगा वो हाई प्रेशर बेल्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला बेल्ट HP, हाई प्रेशर बेल्ट। फिर इसके ऊपर जो बेल्ट है ये है पोलर, सबसे ऊपर तो पोलर हो गया, पोलर के नीचे वाला सब पोलर, तो ये भी आपका होता है लो प्रेशर, और इसके ऊपर वाला जो होता है वो होता है हाई प्रेशर। तो बस इतना समझ लो कि इक्वेटोरियल पे जो बेल्ट बनेगी वो लो प्रेशर, इसके ऊपर हाई, फिर लो, फिर हाई, ठीक है। परमानेंट विंड्स किसको कहते हैं? जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। सीजनल विंड्स जो सीजन, अलग अलग सीजन में अलग अलग डिफरेंट विंड्स जो है वो फ्लो करती है, ठीक है, डिफरेंट मानसून्स में, अलग अलग मौसम में, ठीक है। इसको सीजनल विंड्स कहते हैं। लोकल विंड्स क्या होती है? जैसे अपने इंडिया में लू बहती है गर्मी के दिनों में, ठीक है। तो लू कब बहती है? जब बहुत गर्मी होती है दोपहर के टाइम में जो लू बहती है, तो वो क्या है? लोकल विंड्स है। मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर जो विंड जो है वो ब्लो करती है, जो फ्लो करती है, ठीक है। एक एग्जांपल, और इसका एक लू का एग्जांपल एक यूएसए में भी है, वहाँ की चिनूक एक एयर है जो वहाँ पे फ्लो करती है, जिसके बहने से ठंडी में बहती है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पे घास वगैरह उसे डेवलप होते हैं। उतना डिटेल में ना जाओ, सिर्फ ये समझ लो कि इंडिया में एक लू है जो हमारे हमेशा समर सीजन में बहती रहती है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। तो लोकल विंड्स किसको कहते हैं? जो किसी एक जगह पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में फ्लो कर रही है। सीजनल विंड्स किसको कहते हैं? जो डिफरेंट सीजन्स में वो फ्लो करते हैं। और पर्टिकुलर और परमानेंट विंड्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में अर्थ पे बहती रहती हैं। अब ये वाला जो प्रेशर बेल्ट है मैं उसको आपको एक अलग से डायग्राम पे क्लियर समझाऊंगी। साइक्लोन वाला ये आप ऐसा करना, इसको आप पढ़ना जरा घर में, ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगा आप मुझसे पूछोगे, हम व्हाट्सएप क्लास पे इस पर डिस्कस करेंगे।
अब एक मॉइस्चर का कॉन्सेप्ट है। अब देखो मॉइस्चर का कॉन्सेप्ट क्या है। एयर में जो वाटर वेपर होता है ना, आपको पता ही है कि when water evaporates from land and different water bodies, लैंड पे भी वाटर होता है ना, गड्ढे वगैरह का जो पानी होता है, या फिर डिफरेंट वाटर बॉडीज होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब सनराइज पड़ती है तो वाटर बॉडीज का पानी गर्म हो जाता है। और वो गर्म पानी जो है हवा के साथ, जब वहाँ की हवा भी क्या होती है, गर्म हो जाती है। गर्म हवा जब ऊपर जाती है तो वो अपने साथ वाटर वेपर भी लेके जाती है, ठीक है। तो वो जब ऊपर जाती है तो क्या होता है, वाटर इवापोरेट्स और फिर एयर में मिल जाता है वाटर वेपर, एंड इट इज नोन एज मॉइस्चर इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर में जो मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर कहाँ से आता है, वाटर बॉडीज से वाटर वेपर से, ठीक है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो हवा जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसमें मॉइस्चर भी बहुत आ जाता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए बारिश के मौसम में ऑन अ ह्यूमिड डे क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ग्रो टू ड्राई। कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें मॉइस्चर, उसमें नमी होती है, और इसलिए जो क्लोथ होते हैं वो बहुत टाइम लगता है उनको सूखने में, ठीक है। तो जब एयर में वाटर वेपर होगा तो एयर में ह्यूमिडिटी होगी तो क्या होगा, वो हवा जो है वो धूप से सूखती है, नमी वाली हवा से जल्दी कपड़े नहीं सूखते हैं, क्लियर। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि हम कितना अनइजी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वाला जब मौसम होता है तो चिपचिपा जैसा मौसम हो जाता है, क्योंकि हवा तो चलती है पर हवा में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। फिर आगे है कि जब वाटर वेपर, अच्छा ये जरा सा हम ये रेनफॉल का कॉन्सेप्ट समझ लें। यहाँ पे 3 रेनफॉल है, साइक्लोनिक, रिलीफ रेनफॉल एंड तीसरा है कन्वेंशनल रेनफॉल, ठीक है। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या है, साइक्लोन ये वर्ड है उसको समझो। साइक्लोन में क्या होता है कि जब गर्म हवा, वार्म एयर और कोल्ड एयर, जब ये दोनों एक साथ आके मिल जाते हैं जिस जगह पे, तो वहां बनता है साइक्लोन, हमेशा याद रखना, क्लियर। और इस साइक्लोन से जो रेनफॉल होती है दैट इज नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। तो क्या हमने बताया, when the cold air and warm air from the opposite side they meet together, then this cyclonic situation जो है वहाँ पे बनने लगती है, और फिर वहाँ पे क्या होता है, बहुत तेजी से साइक्लोन रेनफॉल होने लगता है। बस यही है, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। अभी इतना ही समझ लो साइक्लोन का कॉन्सेप्ट। रिलीफ रेनफॉल क्या है कि देखो ये माउंटेन है, ठीक है। माउंटेन क्या होता है, यहाँ से जो एयर आती है वो एयर आती है और फिर ऊपर जाती है तो एयर कंडेंस हो जाती है। ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कम होता है, तो धीरे धीरे जब ऊंचाई पे हवा जाती है तो क्या होता है, वो कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस होने के बाद वो उसी जगह पे हवा इतनी भारी हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, फिर वहीं पे अपना प्रेसिपिटेशन होने लगता है, रेनफॉल होने लगता है, क्लियर। तो ये माउंटेन है, और माउंटेन से इधर से हवा जा रही है ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होने से एयर में वाटर वेपर आ जाता है, एयर बहुत हेवी हो जाती है और हेवी होकर वहीं पे गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अपोजिट साइड में बारिश नहीं होती है, जिसको रेन सेटेड एरियाज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर अपोजिट साइड जो है वो नहीं पहुँच पाती है, और वैसे भी माउंटेन ब्लॉक का काम करता है ना। तीसरा जो है, अच्छा इस तरह के जब माउंटेन्स वाली जो रेनफॉल होते हैं उसको रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं या ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। the third रेनफॉल इज दैट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसमें क्या होता है कि जो जितने भी लैंड पे रिवर होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं या सीज होती है, ओशंस होते हैं, जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, उन सब का जो वाटर है वो क्या होता है, सनलाइट पाने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। और फिर ये वाटर बॉडीज है और इधर से सनलाइट आ रही है डायरेक्ट, यहाँ पे जितनी भी वाटर है वो सब गर्म होके क्या होती है, ऊपर उठ रही है एयर में, और एयर में ऊपर उठने के
बाद एक जगह आता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो वहाँ पे कंडेंस हो जाती है, हेवी हो जाती है और वो बारिश करना शुरू कर देती है, जो कि एक नॉर्मल बारिश होती है। अभी हम लोग कन्वेंशनल रेनफॉल मतलब नॉर्मल रेनफॉल, कैसे कि जितने भी रिवर्स वगैरह होती है सबके वाटर क्या होता है, वो गर्म होकर ऊपर जाता है, एयर में कंडेंस होता है, फिर क्लाउड बनता है, फिर बारिश होती है। दिस इज कन्वेंशनल रेनफॉल। ठीक है। प्रेसिपिटेशन, अच्छा अभी एक चीज़ और है, ये तो तीनों रेनफॉल हो गए। अब इसमें जो समझने वाली बात है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि वाटर वेपर का नीचे आना, ठीक है, बारिश का होना, दिस इज प्रेसिपिटेशन। ठीक है। और उसके बाद हमने इस रेनफॉल को समझ ही लिया। अब आगे है, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंस क्या है रेनफॉल की, आपको पता ही है, प्लांट्स के लिए इम्पोर्टेंट है ना, प्लांट्स सर्वाइव करता है, रेनफॉल से पानी चाहिए, एनिमल्स के लिए भी है, और फ्रेश वाटर का भी सोर्स है अर्थ के सरफेस पे। ठीक है। और जहाँ जहाँ जिस जगह पे वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, ड्रॉट है, जो ड्राई एरियाज हैं, अगर वहाँ भी रेनफॉल अगर होता है तो कितनी इसकी इम्पोर्टेंस होती है। पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल आ जाए तो क्या होता है, फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है। अच्छा, स्नोफॉल में आपको बता रही थी कि बारिश है ना, उसमें स्नो का प्रेसिपिटेशन में बेटा स्नो का भी फॉलिंग होता है, स्लीट और हेल का भी फॉलिंग होता है। हेल मतलब जो बड़े बड़े ओले नहीं पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें होती है प्रेसिपिटेशन में। ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार इसका समराइज करूँगी।